तो क्लास 10th आज हम प्रैक्टिस पेपर 3 करेंगे, ठीक है, जो कि ओसवाल बुक से है मैथ स्टैंडर्ड्स की, ठीक है। अब देखो सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं क्योंकि अब ज़्यादा टाइम और बचा नहीं है एग्ज़ाम के लिए। अब जो पहला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि इफ़ n इज़ एनी नेचुरल नंबर एंड यूनिट डिजिट ऑफ 6n इज़ n अगर एक नेचुरल नंबर है, ठीक है अगर यहीं पे लिख देता हूँ 6n ये कह रहा है और इसमें n नेचुरल है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा ये पूछ रहा है ये, ठीक है। यूनिट डिजिट सिंपल है, अगर आप 6 की पावर 1 रखोगे तो भी 6 रहेगा, 6 की पावर 2 रखोगे तो भी 6 आता है लास्ट में 36 की वजह से, 3 रखोगे तब भी 6 आएगा। तो इसका हमेशा 6 कंटिन्यू चलता है। 6 की कोई सी भी आप पावर रख लोगे हमेशा यूनिट डिजिट आपका 6 ही आएगा, ये ध्यान रखना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका और इसका डिस्टेंस क्या होगा। देखो शॉर्ट और बिल्कुल फास्ट तरीका बता रहा हूँ करने का। सिंपल क्या करो, जिन दो कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस पूछ रहा है डायरेक्टली उनको फॉर्मूले में रख दो। 12 माइनस 0 12 ही होगा, और 12 का सीधा सीधा स्क्वायर लिख लो 44 144 सॉरी। अब -5 और 0 5 बचेगा तो 5 का स्क्वायर 25 169 आएगा, और 169 सबको पता है 13 का रूट होता है, ठीक है। सॉरी 13 का स्क्वायर होता है 169। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 13। इफ़ 2 इज़ अ रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, अगर 2 इसका रूट है देन के की वैल्यू बताने क्या होगा। देखो 2 अगर इसका रूट है एक्चुअल में, तो यहाँ पर अगर आप इसको px मानते हो, क्योंकि 2 रूट बोलना या 0 बोलना बात बराबर ही है, तो p2 हमारा 0 के बराबर आएगा, ठीक है। अगर 2 इसका रूट है तो p2 हमारा 0 होगा। तो बस आपको क्या करना है, x की जगह पे 2 रख देना है और इसको 0 के बराबर रख के सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा प्लस के इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे होगा 2 की पावर 4 यानी 2 की पावर 2 यानी 4 4 इंटू 2 8 -6 प्लस के इक्वल्स टू 0। 8 -6 2 बचेगा और 2 दूसरी साइड जाके हो जाएगा माइनस। तो के की वैल्यू यहाँ पर हमें जो मिलेगी -2 मिल जाएगी, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, इसको इसी से करा दे दो। यहाँ पे कह रहा है कि ABC ट्राइंगल एंड PQR ट्राइंगल है, जिसमें एंगल A एंगल P के बराबर है और एंगल B एंगल Q के बराबर है। इतना इसने बोल दिया। फिर कह रहा है कि AB अपॉन PQ, तो AB अपॉन PQ यानी ये वाला AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR, इसका रेशियो बराबर है। तो ये ट्राइंगल सिमिलर होगा, चेक कर लो, रेशियो को यूज़ करो। रेशियो में देखो कॉमन लेटर क्या है, ए लेटर आ रहा है इसमें और इसमें पी लेटर आ रहा है। क्या एंगल ए और एंगल पी बराबर है? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रूल लग सकता है SAS, क्योंकि दो साइडों का रेशियो हमारे पास है और एक एंगल जो उनके बीच में बन रहा है वो भी है हमारे पास। तो यस, ये सिमिलर होगा बाय SAS सिमिलरिटी रूल से, ठीक है। ये इसी में ख़त्म हो जाता है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की नीड है बस आपको। अब यहाँ पे कह रहा है फिफ्थ क्वेश्चन में, इसको कराना पड़ेगा, सॉरी। अ वर्टिकल पोल ऑफ 6 मीटर कास्ट शेडो 2 √3। तो एक वर्टिकल पोल है यहाँ पर, ठीक। ये कितने 2 √3 मीटर की शेडो कास्ट कर रहा है और 6 मीटर इसकी हाइट है। व्हाट इज़ द एलिवेशन ऑफ द सम, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है इसमें हमें, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे जो बनेगा, तो क्या करना है, सिंपल है, हमारे पास थीटा ये निकालना है। थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है और 90 और थीटा के नीचे वाली साइड बेस होता है। तो 10 अप्लाई करेंगे क्योंकि 10 थीटा हमारा P अपॉन B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। 10 थीटा लिख देंगे। P हमारे पास 6 है और ये 2 √3 है। 2 से 6 कट जाएगा, 3 आएगा, 3 नीचे √3 नीचे नहीं छोड़ सकते, तो रेशनलाइजेशन कर देंगे तो नीचे 3 आएगा, कटते ही √3 बचेगा। तो 10 में √3 हम जानते हैं जब 60 डिग्री होता है तभी आता है, तो इसका ऑप्शन जो होगा 60 आ जाएगा, ठीक। अब सिक्स क्वेश्चन कह रहा है फॉर विच के
डज एक्स स्क्वायर प्लस 4kx प्लस 4 बी 0। तो k की किस वैल्यू पे एक सेकेंड सॉरी, फॉर विच k डज एक्स स्क्वायर प्लस 4kx प्लस 4 इक्वल्स टू 0 हैव इक्वल रूट्स। ठीक है, यानी k की किस वैल्यू पे इसके इक्वल रूट्स आएंगे। अब क्वेश्चन ऑलरेडी कह रहा है इक्वल रूट्स कह रहा है जब, ठीक है, तो इक्वल रूट का मतलब क्या हो जाएगा, d हमारा 0 के बराबर होना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखूँ तो क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4kx प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक, सिंपल। अब क्या करो, डी की जगह वैल्यू डाल लो। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से आप कंपेयर करते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ से आपको ए की वैल्यू 1 मिलेगी, बी की वैल्यू 4k मिलेगी और सी की वैल्यू जो होगा 4 मिलेगा। ठीक है, अब बस पुट कर दो। डी का हम फॉर्मूला जानते हैं क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो अब अगर हम वैल्यू डालें तो बी की जगह पे क्या आएगा, 4k आ जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ए की जगह पे 1 आएगा एंड सी की जगह पे 4 आ जाएगा। तो 4k का स्क्वायर यानी 16k स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। 16 दूसरी साइड जाएगा तो वही प्लस का, एंड 16 कट जाएगा तो k स्क्वायर इक्वल टू 1 आ रहा है। बहुत बार होता है जल्दी जल्दी के चक्कर में बच्चा इनको काट के 0 लिख देता है, वो गलती मत करना। तो अगर स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो जो आंसर हमारा बनेगा प्लस माइनस का 1 बनेगा। ठीक है, याद रखना। अब देखो इसको, अगर इसमें अगर तुम प्लस माइनस ध्यान नहीं दोगे तो इसके ऑप्शंस में कहीं प्लस का 1 नहीं है, माइनस का 1 है। ठीक है, तो हमारा जो के का आंसर है वो प्लस माइनस 1 दोनों आ सकता है, और ऑप्शन में खाली -1 दिया हुआ है तो हम -1 को ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब 7th क्वेश्चन देखो। 7th में कह रहा है फाइंड आउट द आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 7 एंड सेंट्रल एंगल 60 डिग्री। बहुत ईजी है, आर्क लेंथ निकालना है तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगाओगे सीधे सीधा आप। काम करता हूँ, यहीं पे चलो कर देते हैं, यहाँ इसी पे है क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन, हमारे पास जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है एंड थीटा जो है 60 डिग्री है। लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल अगर आपने पढ़ा होगा तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आपको याद होगा, थीटा अपॉन 360। सर्कल का आप सर्कमफ्रेंस बस इसमें जोड़ दो तो 2πr हो जाएगा। थीटा 60 है, 360 नीचे आ जाएगा। 2 पाई की वैल्यू आंसर में हमेशा देखना, यानी ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें आंसर जो है वो पाई के टर्म्स में है या बिना पाई के हैं। तो पाई के टर्म में है तो पाई सॉल्व नहीं करना है, इसको यही रहने दोगे। आर की वैल्यू डाल दो खाली 7। अब इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, 0 से 0 ख़त्म, 6 से 36 कटेगा तो 6 नीचे आ जाएगा, 2 से कटेगा 3 आ जाएगा, और 7/3 पाई आ रहा है। तो ऑप्शन देखो 7/3 पाई कहाँ है, ये रहा। ठीक है, मार्किंग कर देता हूँ पहले वाले क्वेश्चन के हमने क्या ऑप्शन लगाए थे वो, ताकि एक जगह सब चीज़ रहेगा। के की वैल्यू हमारी जो आई थी सॉल्व करने पे -2 आया था। ठीक है, और ये डिस्टेंस जो था 13 आया था एंड 6 का हमेशा 6 रहेगा। ठीक, अब देखो अगले भी पढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। ठीक, यहाँ पे कह रहे हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल फ्रॉम 5 रेड 3 ब्लू एंड 2 ग्रीन। तो सिंपल है, टोटल बॉल्स यहाँ पर 10 हो रहे हैं, टोटल आउटकम्स 10 आ रहा है। फेवरेबल देखा जाए तो ये पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ रेड बॉल की, तो रेड बॉल 5 है यहाँ पे, तो 5/10। ये तो बहुत सिंपल था, 1/2 ख़त्म। ठीक है, 9th क्वेश्चन, साइन ए अगर 3/2 है और ए एक एक्यूट एंगल बन रहा है तो कॉस ए की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इसको देखो 2 तरीके से कर सकते हो, या तो आप इसमें फॉर्मूला लगा लो, या तो आप इसमें इसके रेशियो यानी साइन का रेशियो क्या होता है, P/H होता है, वो यूज़ करके फिर पाइथागोरस लगा के वैल्यू निकाल लो। उतना टाइम लगाओगे तो बहुत मतलब वेस्टेज हो जाएगा। सिंपल है, साइन ए हमारे पास 3/5 दिया हुआ है। अब फॉर्मूला जो पढ़ा होगा आपने, ये वाला तो फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक, इसी की थोड़ी एडजस्टमेंट करी जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है, 3/5 है, तो यहाँ पे 3/5 हमारा आ जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस 9/25 आ जाएगा, और 9/25 है, एलसीएम लोगे तो 25 माइनस 9/25 ये बचेगा, और इसको सॉल्व करने पे हमें जो मिलेगा 16/25 मिलेगा। अब क्योंकि इधर कॉस स्क्वायर था, ठीक,
तो स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो यहाँ पे रूट हो जाएगा, और 16 का रूट होता है 4 एंड 25 का होता है 5, तो 4/5 इसका आंसर आएगा हमारा। ठीक है, यानी ऑप्शन ए। ठीक, अब 10th बोल रहा है कैलकुलेट करके दो SCF मेरा 462 एंड 330 का। ठीक, अब इसमें दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली कर लो जो आप करते आ रहे हो, या तो आप इसमें डिवीज़न पे चले जाओ। ठीक, ठीक है, देखो इधर करता हूँ। अब अगर हम डायरेक्टली इसको करें 10th 462 330, डायरेक्ट करने में एक प्रॉब्लम होती है, कभी मान लो कोई बड़ा प्राइम नंबर इसमें इंक्लूड है और वो हमें नहीं पता, तो उससे डिवाइड करने में दिक्कत हो जाती है। फिर मतलब वो सोचता नहीं है कि वो नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, और हम उसको पिक नहीं करते और हम मान लेते हैं कि जितना हो गया उतना हमारा SCF आ गया है। जैसे देखो ये 2 से अगर करते हैं हम, तो 2 2 सा 2 3 सा 2 1 एंड 1 6 5 ये आ जाएगा। अब चेक करो ये किससे डिविजिबल हो रहा है, 3 से ये जा रहा है एंड 3 से ये भी हो रहा है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 7 सा 3 7 सा, और 3 से अगर ये जाएगा तो 55। सिंपल है, 11 से जा रहा है 7 एंड 5, बस। अब क्लियरली हमें पता है कि 7 एंड 5 प्राइम है, तो ये नहीं हो सकता किसी से डिवाइड। अब जो आंसर आया है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 3 6 6 11 67 और 66। ठीक है, तो 10th का जो आंसर हो जाएगा हमारा 66 आ जाएगा। अब 11th क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द रेडियस ऑफ दिस इफ़ द रेडियस आर इन द रेशियो 2:3 देन फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 स्पेयर। 2 स्पेयरों के वॉल्यूम का रेशियो बताना है हमें। ठीक, एक मिनट, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। एक सेकेंड, क्या हो गया ये, छोड़ो इसको, चलो यहीं पे कर लेते हैं। 11th, तो अगर मैं 2 स्पेयर मानूँ SP S1 एंड S2, तो इनका रेडियस का रेशियो 2:3 दे रखा है। ठीक, तो चलो इसको 2x/3x कर लेते हैं। अब इसके वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा है, तो इसका वॉल्यूम और दूसरे वाले का वॉल्यूम का अप्लाई करेंगे, तो हम जानते हैं स्पेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई r³। ठीक, तो स्केल में r1³ रख लो, इसके में 4/3 r2³ रख लो। ठीक, तो सिंपल देखोगे अगर, तो जो ये वाली कॉमन पार्ट्स होते हैं वो वैसे ही कट जाएंगी, जो डिफरेंट है उनको हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पर जो डिफरेंट है r का है। ठीक, अब तुम इसमें ना देखो बिना x माने भी कर सकते थे, तो x मानने की इसमें कोई नीड नहीं है, तो मगर x इग्नोर कर दो यहाँ पे, तो r1/r2 का होल क्यूब हो रहा है। ठीक, r1/r2 जो कि ये था रेशियो जो दिया हुआ था, 2/3 यहाँ पे रख लोगे और इसका क्यूब कर दोगे अगर, तो 2 का क्यूब 8 आएगा और 3 का क्यूब 27 आ जाएगा। ठीक, तो जो इसका रेशियो होगा हमारा 28:27 आएगा। देख लो ये कहाँ पर है, 8:27, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि सिंपल तुम इसमें डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट मैंने इसको थोड़ा ऐसा समझाया कि आपको ध्यान रहे ये चीज़। आप डायरेक्टली ये कर सकते थे या दिमाग में सोच सकते थे कि जो स्पेयर होता है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई r1³ होता है, तो दोनों में तो 4/3 पाई कॉमन रहेगा, r डिफरेंट होगा, तो 4/3 सीधा हटा दो और सीधा अगर दिमाग में रखो कि r³ और नीचे भी r³ ही आएगा, तो सीधा आपको इसके रेशियो का क्यूब कर देना था, उससे आपका ध्यान रहेगा। यानी जैसे 2:3 दे रखा है, ठीक, ये रेशियो था और वॉल्यूम में हम जानते हैं इनका क्यूब हो जाता है, तो इसका भी क्यूब कर दो, सीधा क्या आ जाएगा 8:27, ख़त्म। ये डायरेक्ट तरीका है। अब आगे अगर हम बढ़े 12th क्वेश्चन, इसमें कह रहा है अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ x² - 5x + 6 है, तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा एंड अल्फ़ा बीटा स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो देखो जो बताना है पहले उसको एक बार थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कह रहा है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी है। अगर आप इसमें देखोगे तो अल्फ़ा एंड बीटा कॉमन है, इसमें 2 अल्फ़ा था, एक निकल जाएगा तो एक ही बचेगा, बीटा हट गया कुछ नहीं रहेगा। इसमें 2 बीटा थे, एक बीटा बच जाएगा, बाकी अल्फ़ा बीटा निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पर देखें तो अल्फ़ा एंड बीटा किस इक्वेशन की जीरो है, x²
-5x+6, ठीक है। तो हम जानते हैं इसको कंपेयर अगर करोगे तो ax² + bx+c ये आ जाएगा। अब हम जानते हैं सम ऑफ जीरोस होता है, यानी जो अल्फ़ा बीटा होता है वो b अपॉन यानी -b/a के बराबर होता है। तो माइनस ये है, -5 इधर आ जाएगा और a 1 है तो ये सीधा 5 आएगा। एंड अल्फ़ा इंटू बीटा c/a के बराबर होता है, c 6 है और a 1 है तो सीधा सीधा डायरेक्टली इसमें जो आंसर हमें मिल रहा है कितना मिलेगा 6, ठीक। तो ये दो वैल्यूज़ हमें यहाँ पे मिल गई, एक 5 और एक ये 6। बस अब इसको इसमें पुट कर दो। तो इसमें अगर हम पुट करते हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा 6 आया था एंड अल्फ़ा प्लस बीटा 5 आया, ठीक है। तो 6 इंटू 5 यानी कितना हो जाएगा 30। तो 12th क्वेश्चन का जो आंसर निकलेगा हमारा यहाँ पे 13th लिख लेगा, ठीक है। तो अब ये 13th क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज। तो स्क्वायर का एरिया बताना है जो कि इंस्क्राइब्ड है। अब देखो मैंने पिछले जो एमसीक्यूज कराए थे उनमें सर्कमस्क्राइब्ड और इंस्क्राइब्ड में डिफरेंस बताया था। अब ये सर्कमस्क्राइब्ड नहीं है। सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब होता है सर्कल के सर्कमफ्रेंस से बना हुआ कोई शेप, ठीक है। ये इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब्ड का मतलब ये हो जाएगा अगर ये सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल के अंदर बना हुआ है ये, यानी ये, और ये स्क्वायर है तो यहाँ से इधर, ठीक है। थोड़ा सा रेक्टेंगल लग रहा है लेकिन ध्यान रखना है ये स्क्वायर है, ठीक है, ये बना हुआ है। अब इस स्क्वायर का हमें एरिया बताना है, ठीक है। इसका हमें ये एरिया बता के देना है क्या होगा। तो हमारे पास सर्कल का जो है रेडियस है जो कि कितना है, ध्यान से देखना, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कैसे करोगे इसको। अब देखो अगर मैं इसको पूरा कनेक्ट कर दूँ तो ये मेरा इसका डायमीटर निकल जाएगा और 8 + 8 टोटल डायमीटर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। 16 आ जाएगा टोटल डायमीटर, ठीक। अब ध्यान से देखोगे तो जो स्क्वायर होता है उसकी ये एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है और ध्यान रखना ये वाली साइड ए और इसको अगर ए मानते हो तो दोनों सेम ही है। तो पाइथागोरस थ्योरम आप इजीली इसमें लगा के ए की वैल्यू निकाल सकते हो और जैसी साइड लेंथ मिल जाएगी अब वैसे ही इसमें एरिया निकाल सकते हो। बाकी इसके अलावा एक दूसरा बहुत सिंपल और शॉर्ट तरीका है। ये डायगोनल अगर 16 है तो ये यहाँ से जो ये टच करने के डायगोनल बनेगा, क्योंकि देखो अगर स्क्वायर एक सर्कल के अंदर बन रहा है तो उसके डायगोनल्स हमेशा सेंटर से ही होके जाएंगे, ठीक है। तो ये दूसरा डायगोनल बनेगा ना ये भी सेंटर से ही होके जाएगा, ध्यान रखना। ये देखो ये जो बनेगा ये भी सेंटर से होके जाएगा। तो हम इसमें ना एक फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 बिना साइड वगैरह फाइंड करें। तो 1/2 दोनों डायगोनल्स हमारे 16 आ रहे हैं, बस इसको सॉल्व कर दो 8 आ जाएगा। 8 इंटू 16 अगर करते हैं हम तो 128 आएगा हमारा आंसर, ठीक। देख लो ये है इसमें, यानी बी ऑप्शन, ठीक है। अब देखो 14th क्वेश्चन जो है यहाँ पर, इफ़ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ वर्टिकल टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट 10 मीटर अवे द कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। अच्छा, एक यहाँ पे टावर है, ठीक है, ये टावर दिया हुआ है और इस कह रहा है कि इससे 10 मीटर दूर, यानी इससे अगर हम 10 मीटर दूर यहाँ पे चले, ठीक है, तो 10 मीटर दूरी पे से इस पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा 60 डिग्री बन रहा है। तो आपको टावर की हाइट कैलकुलेट करनी है, बताना है टावर की हाइट क्या है। चलो इसको एक्स पिक कर लेते हैं। अब देखो सिंपल परपेंडिकुलर और बेस वाले ही रूल लग रहा है तो 10 लगा दो। 10 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर एक्स आ रहा है हमारा और बेस 10 है। 10 60 हम जानते हैं √3 होता है और 10 √3 से इंटू हो जाएगा तो 10 इंटू √3 आ जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन सी 14th भी हो गया हमारा।
अब आगे मूव करें तो 15th क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 2 डाइस है जिसको थ्रो करा जा रहा है, ठीक। अब 2 डाइस अगर फेंके जाएंगे तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी यानी टोटल आउटकम्स होंगे वो हमारे पास 6 स्क्वायर यानी 36 आएगा, ठीक है। अब व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम इक्वल्स टू 9। देखो इसकी एक ट्रिक बता रहा हूँ, इस तरीके से एक कर्व लिख लेना, क्योंकि देखो मिनिमम अगर हम डाइस की सारी पॉसिबिलिटी देखें तो मिनिमम स्टार्टिंग इसकी 1 1 से होती है, तो मिनिमम सम इसमें 2 आएगा ही आएगा। इस तरीके से इसको लिख लेना 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिख लिया। और इनके सामने क्योंकि ये सम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इनके सामने पॉसिबिलिटीज़ लिख लेना, ठीक, यानी इनकी तरह से फ्रीक्वेंसी टाइप के लो। एक बार ही आ सकता है 2 या 12 सम, क्योंकि एक एक होगा या तो 6 6 होगा, और 3 या 11 सम 2 बार ही खाली पूरे उसमें आ सकता है, ये 3 बार, ये 4 बार, और ये 5 बार, और ये 6 बार, ठीक है। अब क्वेश्चन ने जो बोला है, कितना सम बोला है इसने, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इक्वल्स टू 9। तो 9 सम आने की प्रोबेबिलिटी इसमें कितनी निकल रही है, 4 निकल रही है, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास है 36, सॉरी 5 लिख दिया मैंने, 36, और 9 सम आने की पॉसिबिलिटी है 4, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आंसर जो मिलेगा हमें 1/9 मिल जाएगा, यानी ऑप्शन जो होगा हमारा इसमें बी सिलेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। 16th क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ 8 - 3 फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये मैं पहले भी MCQs वाली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर एक्स एक्सिस से हमें डिस्टेंस फाइंड करना है किसी भी पॉइंट का, तो उसमें आपको वाई कोऑर्डिनेट को देखना है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे, ये मैं एक सॉरी अगर मैं ये एक एक्सिस बनाऊँ वाई और यहाँ पे एक्स, ठीक, तो क्वेश्चन ने जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 8 - 3, 8 - 3 यहाँ कहीं आएगा, 8 - 3। अब इसका अगर तुम्हें डिस्टेंस निकालना है एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये डिस्टेंस बताना है, और ये एक्चुअल में वाई की ही तो दूरी होगी, कि वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग कितना है यहाँ पे दूर है ये पॉइंट। तो ध्यान से देखोगे तो 3 ये वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस है कितना यूनिट का बनेगा, 3। सिंपल है, अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है तो आप क्या करना, वाई मतलब जो ऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट में जो ऑर्डिनेट वाला पोर्शन होता है यानी वाई की वैल्यू होती है वो आपका डिस्टेंस होगा, और अगर वाई एक्सिस से पूछेगा तो एक्स की जो वैल्यू दी होगी वो वहाँ पे डिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पर 3 यूनिट है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है, 16th का। अब देखो 17th क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है इफ़ मीडियन क्लास इज़ 2 3 एंड मॉडल क्लास इज़ 30 and 40, देन सम, ठीक है, देन फाइंड द सम ऑफ अपर लिमिट्स। तो अपर लिमिट देख लो, इसका 30 है और इसका 40 है, तो 30 और 40 70 हो जाता है, ये तो सिंपल था बहुत, ख़त्म। ए बी क्वेश्चन में कह रहा है इज़ अ कोड, ए बी इज़ अ कोड ऑफ द सर्कल एंड ए ओ सी इज़ अ डायमीटर सच दैट ए सी बी इज़ 50 डिग्री इफ़ ए टी इज़ टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट ए, देन बी ए टी इज इक्वल्स। अब देखो पढ़ के तो उतना इसको आइडिया नहीं मिलेगा, हमें इसको बनाना पड़ेगा, ठीक, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ऊपर तो अगर इसको हम ड्रॉ करते हैं 18th सर्कल बना लेता हूँ। सर्कल में कह रहा था कि ए बी कोड है, ठीक है, तो कोड अगर हम ड्रॉ करेंगे तो मान लो ये रहा, यहाँ पे बना लिया, ठीक है, ए बी एंड ए ओ सी जो है डायमीटर बन रहा है, तो सेंटर अगर मैं ये मानता हूँ, ठीक, तो यहाँ से इसको ओ है और ए ओ सी लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ऐसे बनेगा कुछ, अरे यार, तो ए ओ सी ये बन गया एंड इट इज़ द डायमीटर सच दैट ए सी बी यानी इसको कनेक्ट करने पर यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ए सी बी वो 50 डिग्री है,
इतना बोल दिया इन्होंने। एंड इफ़ ए टी इज़ द टेंजेंट टू द सर्कल एट अ पॉइंट ए, देन बी ए टी बताना क्या होगा। ठीक, इसको मूव करना पड़ेगा थोड़ा सा, मैंने गड़बड़ कर दिया। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ अगर करते हैं हम तो ए टी कह रहा है, यहाँ पे टी पॉइंट बना लेते हैं, ये आ गया। तो ए टी अगर टेंजेंट बन रहा है तो हमें बी ए टी एंगल बताना है कितना होगा। लो इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। तो बी ए टी यानी ये वाला एंगल। ठीक है, अब देखो तो डायग्राम जितना इसने एक्सप्लेन करा हुआ था ये हमने बना ही लिया है। अब हमें इसमें फाइंड करना है क्या से कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं ये कलर यूज़ कर लेता हूँ। इसमें क्या रहा है, अब देखो मैंने एक सर्कल की वीडियो डाली हुई है, उसमें मैंने ये बताया हुआ है, मतलब 9th में आपने पढ़ा था वो थ्योरी मैंने उसमें लिख रखी है कि डायमीटर से जो भी एंगल सर्कल पर सबटेंड होगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। तो ये 90 हो गया, इतना क्लियर है हमारे पास। और अगर ये 50 और ये 90 है तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा हमें। पूरा कितना होता है 180, उसमें से 90 50 का सम माइनस कर दो तो 90 + 50 कितना बचेगा 140, और माइनस होते ही 40 आ जाएगा। तो ये वाला एंगल मेरा 40 डिग्री है। अब ध्यान से अगर देखोगे तो ओ ए एक रेडियस ही तो है ये, और रेडियस से टेंजेंट पे जो एंगल सबटेंड होता है हम जानते हैं वो 90 डिग्री का होता है। तो ये पूरा 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब 90 में से ये वाला पार्ट अगर 40 है तो ये वाला पार्ट निकल जाएगा, 90 - 40 कर दो यानी कितना आएगा 50। तो ये वाला एंगल हमारा 50 आ जाएगा जो इसने बोल रखा है। कहाँ है, बी ए टी विल बी 50। बाकी इसको डायरेक्टली लोग याद करते हैं कि कभी भी ऐसे अगर बनता है तो जो आउटर टेंजेंट पे एंगल बना होता है वो हमेशा इसके अपोजिट यानी इस वाले के बराबर होता है। ठीक है, इसकी प्रूविंग ये है, और अगर ना याद हो तो कैसे सॉल्व करके करना है ये भी मैंने बता दिया है। अब देखो असर्शन रीजन पे आते हैं। 19th क्वेश्चन कह रहा है असर्शन ए एवरी कंपोजिट नंबर हैज़ यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसने बोला है कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं इनके यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन आता है। ज़रूरी नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस भी हो सकता है। तो असर्शन कहीं ना कहीं गलत है यहाँ पर। ठीक, बाकी फंडामेंटल थ्योरम जो है अर्थमेटिक की ये बोलती है स्टेट्स यूनिकनेस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, कि प्राइम फैक्टराइजेशन की यूनिकनेस को बताता है। तो बात तो सही ही है। तो देखो आपका जैसे ही असर्शन गलत निकल रहा है उससे डायरेक्टली आंसर आपको पता चल जाता है, डी होगा इसका। ठीक, अब 20 क्वेश्चन में कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा मेरा 1 + tan स्क्वायर थीटा है। तो बात तो सही है, और रीज़न कह रहा है सेक थीटा 1/cos होता है। अगर तुम यहाँ पर किसी एक वैल्यू को सब्सिट्यूट करो, सपोज कर लो अगर तुम सेक थीटा की जगह 1/cos लिख के, ठीक 1/cos स्क्वायर थीटा आएगा, और उसको सॉल्व करते हो, या फिर आप ये 10 को sin/cos थीटा लिख के सॉल्व करते हो, लास्ट में फिर वैल्यू सब्सिट्यूट करते हो तो सेक स्क्वायर थीटा ही मिलेगा। ठीक, हाँ बेस्ट ये रहेगा 10 को अगर हम क्या करें sin/cos में चेंज कर दे, फिर फॉर्मूला लगाएं, अगर देखो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्योंकि 10 थीटा में है, cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। एलसीएम लोगे तो cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और 1/cos थीटा को हम सेक ले सकते हैं, और स्क्वायर चल रहा है तो सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो रीज़न तो कहीं ना कहीं सही है और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारा ए होगा, क्योंकि असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न कहीं ना कहीं असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है।